हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। हम लोग सेक्शन वाइज भी कर रहे हैं, जैसे हिस्ट्री का अलग से, ज्योग्राफी का अलग से, और अन्य सब्जेक्ट का भी अलग से कर रहे हैं। और हम लोग फुल लेंथ भी PYQ करेंगे। जैसे कि अगर BPSC का है तो उसका अलग से भी करेंगे, और UP PCS का भी अलग से भी फुल लेंथ क्वेश्चन करेंगे। ऐसे इसलिए करेंगे कि ताकि सारा सब्जेक्ट एक एक बार में ही सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो सके। जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एवं अन्य पोर्शन भी, जैसे पर्यावरण संबंधित एवं अन्य जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसका भी एक ही साथ रिवीजन हो सके। ठीक है, मतलब सेक्शन वाइज भी करेंगे, अलग से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी है, और एक साथ फुल लेंथ भी करेंगे ताकि पूरा एक साथ रिवीजन होता चलेंगे। ठीक है। वैसे करके कम से कम 2 स्टेट का, बिहार PCS और UP PCS का, मतलब फुल लेंथ करते चलेंगे। कम से कम 15 साल का फुल लेंथ करेंगे, ताकि कम से कम 3,000 3,500 क्वेश्चन उससे तैयार हो जाए। और जब कोई भी पेपर दें तो इसके आसपास से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से करेंगे। और जो भी स्टेट PCS में या फिर IAS में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तो उससे अन्य स्टेट में भी पूछे जाते रहते हैं, एवं जनरल कंपटीशन में भी उस हिसाब से क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, जनरल में जैसे रेलवे, SSC, बैंकिंग, BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है उसमें पूछे जाते हैं, और जैसे बिहार दरोगा, इन सब में भी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 65th BPSC में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2019 में हुआ था पेपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 65th BPSC का है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः जाने जाते हैं प्रियदर्शी के नाम से। ठीक है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो वो हैं सुश्रुत, जो हैं औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं सुश्रुत। ये आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में चिकित्सा के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण नाम थे, चरक व सुश्रुत। सुश्रुत 600 ईस्वी पूर्व में भारत के पहले चिकित्सक थे। इनकी पुस्तक सुश्रुत संहिता संस्कृत में लिखित चिकित्सा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह आयुर्वेद व शल्य चिकित्सा का प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। सुश्रुत त्वचारोपण तंत्र, प्लास्टिक सर्जरी तथा मोतियाबिंद के भी विशेषज्ञ थे। उनको शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। तो इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो वो हैं सुश्रुत। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? मतलब दाहिने इधर से इधर बाईं ओर कौन सी लिपि थी? तो खरोष्ठी लिपि थी, जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी की चित्रलिपि को छोड़कर खरोष्ठी भारत की 2 प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सम्राट अशोक के शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में ही लिखवाए गए हैं। ठीक है, अशोक का जो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख जो है खरोष्ठी लिपि में ही लिखवाए गए हैं। ध्यान रखेंगे डिटेल्स को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए
कौन सा बंदरगाह उपयोग किया जाता था? तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो वो ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। बी आंसर हो जाएगा। ताम्रलिप्ति बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। ताम्रलिप्ति बंगाल की खाड़ी में स्थित एक प्राचीन नगर है जिसका प्रयोग मौर्य साम्राज्य के समय से ही दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य व्यापार के लिए किया जाता था, इस ताम्रलिप्ति बंदरगाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो आप लोग को पता है कि जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपने शीर्ष बिंदु पर थी। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था। जहांगीर ने हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार अका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। जहांगीर ने छवि चित्रकारी, प्राकृतिक दृश्यों एवं व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्रों के चित्रण की परंपरा प्रारंभ की। जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो फारूक बेग, बिशन दास, उस्ताद मंसूर, दौलत, मनोहर तथा अबुल हसन थे। जहांगीर स्वयं भी एक अच्छा चित्रकार था। ध्यान रखेंगे, डिटेल्स को भी क्वेश्चन आसपास से पूछे जाते हैं। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था शुरू की गई थी। ठीक है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। बी आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मनसबदारी प्रणाली की औपचारिक रूप से शुरुआत अकबर ने की थी मनसबदारी व्यवस्था की। ठीक है, इस प्रणाली ने मुगल साम्राज्य को मजबूत आधार प्रदान किया। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत मनसबदार का सीधा अर्थ एक रैंक अथवा एक पद से लगाया जाता है। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत मनसबदार के ओहदे को इंगित करता है। ठीक है, मनसब जो है मनसबदार के ओहदे को इंगित करता है, मतलब एक रैंक या पद मनसब का मतलब होता है। ठीक है, मनसबदारी प्रणाली वस्तुतः एशियाई उत्पत्ति से संबंध रखती है, जिसे सर्वप्रथम उत्तरी भारत में बाबर ने लागू किया था। उत्तरी भारत में इस प्रकार मध्यकालीन भारत में मनसबदारी सैनिकों की सुगमता से भर्ती से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ है कि मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान का गठन किया था शिवाजी ने किया था अष्टप्रधान का गठन। ठीक है, अष्टप्रधान में कौन कौन थे? तो पेशवा, अमात्य, वाक्यानवेश, सुमंत विदेश मंत्री कहलाता था। सुमंत एक काफी बार पूछा जाता है, तो सीमंत जो था विदेश मंत्री कहलाता। चिटनीस या सचिव पत्राचार विभाग था। ठीक है, सचिव या चिटनीस पत्राचार विभाग। सेनापति सेना का प्रमुख। न्यायाधीश दीवानी व फौजदारी न्याय देखता था। पंडित राव क्या? तो धार्मिक सलाहकार था पंडित राव। वाक्यानवेश दरबारी लेखक। अमात्य अर्थमंत्री और पेशवा ये प्रधानमंत्री की तरह व्यवहार करता था। पेशवा संपूर्ण साम्राज्य की देखभाल, ये प्रधानमंत्री जैसा व्यवहार करता था पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? आप लोग को पता है कि फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता था, तो वो था पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली लोग थे जो
बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करते थे। सी आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग पुर्तगाली करते थे। भारत में आने वाली कंपनियों के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में भारत आए थे। पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कोचीन में बनाई। आगे शांत जल की नीति और सुदृढ़ नौसैनिक क्षमता के माध्यम से पुर्तगीज ने भारत के व्यापार को नियंत्रित करना प्रारंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन हुआ था कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। ठीक है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वो था कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछा जाता है, काफी रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो वो था लॉर्ड लीटन था। ठीक है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लीटन ने अपनाई थी। बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो वो था दांडी से प्रारंभ किया था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दांडी से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, दांडी यात्रा शुरू हुई और साबरमती से दांडी ग्राम पहुंचे और दांडी से ही एक मुट्ठी नमक उठाकर ये नमक कानून को भंग करके और फिर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी में ही कर दी थी। ठीक है, तो दांडी से ही उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो साराबंदी आंदोलन 1922 से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत का जब विभाजन हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो वो थे जेबी कृपलानी थे। ठीक है, जेबी कृपलानी। ये आंसर हो जाएगा। भारत के विभाजन या फिर स्वतंत्रता जब मिली थी 1947 में, 1947 में ही जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसी समय विभाजन करके ही स्वतंत्रता मिली थी पाकिस्तान और भारत में। तो उस समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के जेबी कृपलानी। ठीक है, जीवतराम भगवान दास कृपलानी को आचार्य जेबी कृपलानी के नाम से भी जाना जाता है। वह भारतीय शिक्षक, समाजवादी कार्यकर्ता तथा आज़ादी के पहले व बाद के भारत के महत्वपूर्ण नेता थे। उन्होंने प्रजा समाजवादी पार्टी की स्थापना की। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1934 में महासचिव बने। नवंबर 1946 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और भारत के विभाजन के समय भी वह कांग्रेस के अध्यक्ष थे। विभाजन के समय बोलिए या फिर भारत को जब स्वतंत्रता 1947 में मिली थी उसी समय विभाजन भी हो गया था। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। पूरा नाम जीवतराम भगवान दास कृपलानी था। जेबी कृपलानी, जीवतराम भगवान दास कृपलानी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, कि स्वतंत्रता के समय या फिर भारत के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जेबी कृपलानी। नवंबर 1946 में ये बने थे और स्वतंत्रता तक या विभाजन तक ये विभाजन के समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। काफी बार पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम थे, एलियन ऑक्टेवियन ह्यूम। बी आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम थे। बी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटेल्स देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे।
वे एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। कांग्रेस की स्थापना ए हुम द्वारा 1885 में की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, WC बनर्जी ने। तथा इसके प्रथम महासचिव कौन थे? तो ए हुम ने। ठीक है, पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये भी पूछा जाता है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। शॉर्ट फॉर्म भी पूछ देता है तो WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1885 में जो अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन, उसमें थे WC बनर्जी और इसके महासचिव थे A.O. हुम थे। ध्यान रखेंगे इसको। इसकी स्थापना की थी A.O. हुम ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटेल्स को भी थोड़ा ध्यान से करते चलेंगे ताकि आसपास से क्वेश्चन पूछे जाए तो बन जाए। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये किसने कहा था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ठीक है, कब कहा था? तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, 1916 में लखनऊ अधिवेशन, उसी में कहा था बाल गंगाधर तिलक का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछा जाता है, रिपीट काफी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? तो नाइटहुड की उपाधि कब त्याग दी थी उन्होंने? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। सी आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग हत्याकांड की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया। टैगोर ने कहा कि अब समय आ गया है कि अब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज या फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इंग्लिश में बोला जाता है, भारत सेवक समाज हिंदी में, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इसी को बोला जाता है। इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। सी आंसर हो जाएगा। वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी तथा समाज सुधारक थे। महादेव गोविंद रानाडे उनके राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे थे। और गोपाल कृष्ण किसके राजनीतिक गुरु थे? तो गांधी जी के थे। ध्यान रखेंगे भी डिटेल्स। वित्तीय मामलों पर उनकी अद्वितीय समझ के कारण ही उन्हें भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। ठीक है, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी नेता थे। महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो इनमें से किसको फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो वो थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को फांसी की सजा दी गई थी। किसको किसको?
राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को। ए आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो HRA बोला जाता था, जिसका गठन 1924 में हुआ था कानपुर में, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के सदस्यों द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर रेल मार्ग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन का सरकारी खजाना लूटा गया। काकोरी कांड के 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, ठीक है, जबकि चंद्रशेखर आजाद बच निकले थे, ठीक है। काकोरी कांड के मुकदमे की पैरवी के लिए सरकार की ओर से जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया था, ठीक है। ये काकोरी कांड के मुकदमे की पैरवी के लिए सरकार की ओर से जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया तथा अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी नारायण मिश्र केसी दत्त को जयप्रकाश मिश्र को नियुक्त किया था, ठीक है। अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी नारायण मिश्र, केसी दत्त और जयप्रकाश मिश्र को नियुक्त किया था, ठीक है, केस की पैरवी के लिए अभियुक्तों की ओर से। और सरकार की ओर से कौन था? तो जगत नारायण मुल्ला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना आप लोग को पता है अच्छे से कि ज्योतिबा फूले ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट होता है किसी भी एग्जाम्स में, ठीक है। ज्योतिबा फूले थे सत्यशोधक समाज के संस्थापक, बी आंसर हो जाएगा। डिटेल्स देखिए, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने ब्राह्मणों के विरुद्ध शक्तिशाली आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपने पुस्तक गुलामगिरी एवं संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था, ठीक है। इनकी पुस्तक कौन सी थी? तो गुलामगिरी, और संगठन था सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले का, ठीक है। इन्होंने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, संगठन इन्हीं का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है, बी आंसर होगा। श्रीमती एनी बेसेंट ने कलकत्ता अधिवेशन 1917 का, जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तो उसी में अध्यक्षता की थी, जो कि सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। श्रीमती एनी बेसेंट ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता की थी, जबकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो श्रीमती सरोजनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। अगर पहले महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो वो थी श्रीमती एनी बेसेंट, जिन्होंने कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और पहली भारतीय महिला अगर अध्यक्ष पूछ दिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, पहली भारतीय, तो वो थी सरोजनी नायडू, ठीक है, जिन्होंने कि 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। ये सब डिटेल्स थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन करते समय ध्यान से देखेंगे कि प्रथम महिला पूछा जा रहा है या प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, ठीक से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही थे, वो थे विनोबा भावे, ठीक है। ये थे पहले सत्याग्रही, और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, व्यक्तिगत सत्याग्रह के।
ठीक है, तो सी आंसर होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा सन 1940 में प्रारंभ किया गया था। इस सत्याग्रह की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें महात्मा गांधी द्वारा चुना गया सत्याग्रही पूर्व निर्धारित स्थान पर जाकर भाषण व अपनी गिरफ्तारी देता था। 11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तौर पर प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना गया, जिन्होंने 21 अक्टूबर 1940 को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था इनको। ठीक है, और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के? वो थे ब्रह्मदत्त थे। ध्यान रखेंगे, तीसरे सत्याग्रही भी पूछा जा चुका है बीपीएससी में ही, तो वो थे ब्रह्मदत्त। पहले कौन थे? तो विनोबा भावे, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही। दूसरे कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे कौन थे? तो वो थे ब्रह्मदत्त। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो वो थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। ये आंसर हो जाएगा। इंडिया हाउस 1905 से 1910 के दौरान लंदन में स्थित एक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था थी। इसकी स्थापना ब्रिटेन के भारतीय छात्रों के राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार करने के लिए श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लॉर्ड कर्जन की अत्याचारपूर्ण गतिविधियों के विरुद्ध लंदन से एक मासिक पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, लंदन से एक मासिक पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट निकाली, जिसे जेनेवा से प्रकाशित किया गया। क्रांतिकारी शहीद मदन लाल ढींगरा उनके प्रिय शिष्यों में से एक थे। किसके? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के शिष्यों में से एक थे मदन लाल ढींगरा। ध्यान रखेंगे, इन्होंने लंदन से द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट मासिक पत्रिका निकाली थी। किन्होंने? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। ध्यान रखेंगे, डिटेल्स को भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप आसपास से। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो कौन मतलब कि किसान ही वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो वो था रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा में ही किसान जो है स्वयं ही सरकार को भू राजस्व देता था। तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, रैयतवाड़ी प्रथा किसने स्टार्ट किया था? तो वो था कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ने। ठीक है, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी और इसके तहत 51% भूभाग पर लागू किया गया था ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे डिटेल्स। रैयतवाड़ी प्रथा जो था 51% भूभाग पर लागू किया गया था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू थी? तो मद्रास में, बम्बई में, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू था। ठीक है, और ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि ये रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिणी भारत में ज़्यादा लागू था। ठीक है, मद्रास और बम्बई वाले एरिया में सबसे पहले मद्रास में स्टार्ट किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, पूछा जाता है कि सबसे पहले तो मद्रास में, और ऐसे तो मद्रास और बम्बई में भी पूछ दिया जाता है कि कहाँ कहाँ। तो मद्रास और बम्बई में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। और डिटेल्स पूछा जाए तो मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में भी लागू किया गया था। 51% भूभाग पर सबसे ज़्यादा रैयतवाड़ी व्यवस्था ही लागू था, 51% भूभागों पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको स्टार्ट किसने किया था? तो कर्नल रीड और थॉमस मुनरो था इससे जुड़ा हुआ रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ। इतना डिटेल्स भी देखते चलेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी आसपास से क्वेश्चन पूछे जाएं दोस्तों तो उसको आप कर सकें। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं उसके आसपास से क्वेश्चन बनते रहते हैं या रिपीट भी होते रहते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो इंडिया फॉर इंडियंस किताब लिखी थी CR दास ने, चित्तरंजन दास ने।
इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? तो वो थे चित्तरंजन दास, सी आर दास। इंडिया फॉर इंडियंस किताब के लेखक सी आर दास चित्तरंजन दास हैं। चित्तरंजन दास एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील तथा पत्रकार थे। उनको सम्मान पूर्वक देश बंधु भी कहा जाता है, ठीक है। पूछा जाता है कि इनमें से देश बंधु किसे कहा जाता है, तो वो थे चित्तरंजन दास, ठीक है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस, अभियुक्त अरविंद घोष का बचाव भी किया था। अलीपुर षड्यंत्र केस के जो अभियुक्त अरविंद घोष थे उनका बचाव भी किया था चित्तरंजन दास ने। असहयोग आंदोलन के समय चित्तरंजन दास ने वकालत छोड़ दी थी, ठीक है। चित्तरंजन दास असहयोग आंदोलन के समय वकालत छोड़ दी थी। कांग्रेस के परिषद में प्रवेश को इनकार करने पर 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज दल का गठन किया था, ठीक है। चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज दल का गठन किया था मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर। कांग्रेस बोल रही थी कि जो परिषद का जो चुनाव होने वाला है उसमें भाग नहीं लिया जाए, लेकिन इन लोग समर्थक थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, तो इन्होंने अलग से अपना दल स्वराज दल का गठन कर लिया था 1923 में, ठीक है। तो उसके अध्यक्ष थे स्वराज दल के चित्तरंजन दास और महासचिव में से मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है, जिसका गठन 1923 में हुआ था। डिटेल्स ध्यान रखेंगे। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो थे सखाराम गणेश देवस्कर थे। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी थी देशेर कथा पुस्तक। ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो इनमें से सीमा रहित सबसे बड़ा देश पूछा जा रहा है न्यूजीलैंड, जापान, क्यूबा और फिलीपींस में। तो इन सब में सबसे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा जापान, ठीक है। इसका क्षेत्रफल है जापान का 3,77,915 और फिलीपींस का है तो 3,03,000 वर्ग किलोमीटर। न्यूजीलैंड का 2,70,467। तो इनमें है जापान ही सबसे बड़ा भौगोलिक सीमा रहित क्षेत्र है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो वो है जापान, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक उत्तर दक्षिण अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है? तो इनमें से रूस, चिली, चीन और ब्राजील में अक्षांशीय उत्तर दक्षिण अक्षांशीय वाली लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन है? तो इनमें है चिली है, ठीक है। इन चारों देशों में चिली सबसे उत्तर दक्षिण लंबाई वाला सबसे ज़्यादा है। रूस, चिली, चीन और ब्राजील में चिली सबसे ज़्यादा है, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं? ठीक है, तो इनमें सबसे ज़्यादा फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव और क्यूबा में इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा द्वीप हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं? तो इंडोनेशिया में, बी आंसर हो जाएगा। देखिए फिलीपींस, मालदीव, क्यूबा और इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया में कितना हो गया? 17,508 है। और ऐसे इसमें स्वीडन वगैरह नहीं पूछा गया। ऐसे स्वीडन में 2,21,000 द्वीप, 2,21,800 है। नॉर्वे में 55,000 है। कनाडा में 52,455 है। लेकिन ये सब ऑप्शन में नहीं है। फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव और क्यूबा है, तो इंडोनेशिया में 17,508 द्वीप हैं, ठीक है, तो यही ज़्यादा हो जाएगा। और ऐसे स्वीडन में सबसे ज़्यादा है, देखिए 2,21,800। उसके बाद नॉर्वे में 55,000,
ध्यान रखेंगे। तो यहाँ इन ऑप्शन में इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा स्पेन, ग्रीस, न्यूजीलैंड और ईरान में तो सबसे ज़्यादा ईरान है। ठीक है, ईरान विश्व का सर्वाधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो वो है ईरान, विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करता है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो सबसे अधिक यूरेनियम कजाकिस्तान करता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो वो है कजाकिस्तान, विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करता है। ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान ने 2005 से 2015 तक यूरेनियम उत्पादन में 39% की वृद्धि की है। पूरी दुनिया का 70% यूरेनियम का उत्पादन 3 देशों कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होता है। वर्ष 2017 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कजाकिस्तान के ऑस्कोमैन शहर में यूरेनियम बैंक स्थापित किया गया है। ठीक है, कजाकिस्तान के ऑस्कोमैन शहर में यूरेनियम बैंक स्थापित किया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। तो कौन सी पहाड़ी कन्याकुमारी से सटी है? तो काडेमम पहाड़ी जो है एक कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी हैं? तो काडेमम पहाड़ी जो है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो उत्तरी कोयल जो है, उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी का भाग है। ठीक है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो उत्तरी कोयल, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय का बागान नहीं है? तो इनमें से गिरनार पर चाय का बागान नहीं है। कानन देवन पर है, नीलगिरी पर है, दार्जिलिंग पर है चाय का बागान, लेकिन गिरनार पर नहीं है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। डीडेस देखते हैं, गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान स्थित नहीं है, जबकि कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग पर चाय बागान स्थित है। कूच बिहार चाय बागान दार्जिलिंग पहाड़ियों पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। कूच बिहार चाय बागान दार्जिलिंग पहाड़ियों पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, तो वो है मध्य प्रदेश, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति इनमें से कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है प्रवाल भित्ति, कच्छ की खाड़ी में भी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप ये भी प्रवाल द्वीप है। कच्छ की खाड़ी भी प्रवाल द्वीप है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में भी प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, मन्नार की खाड़ी में भी प्रवाल द्वीप, लेकिन कैम्बे की खाड़ी में नहीं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? तो वो था जैन धर्म में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत
दर्ज की गई है? तो जैन धर्म में, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जैन धर्म में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत दर्ज की गई है। ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार रिपीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे करते हैं। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इनमें से कौन सी जनजाति और स्टेट सही नहीं है? तो टोडा केरल में नहीं पाया जाता है। टोडा तो तमिलनाडु में पाया जाता है जनजाति। टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाया जाता है, केरल में नहीं। तो यही गलत हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। बाकी भील गुजरात में पाए जाते हैं, गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, कोटा तमिलनाडु में पाए जाते हैं, लेकिन टोडा जो है तमिलनाडु में पाए जाते हैं, केरल में नहीं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम आदमी पार्टी अब क्या है? राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। आम आदमी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी हो गई है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है? तो अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो किसकी विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो हिमाचल प्रदेश में है सबसे। इन सब में अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय में किसकी विधानसभा के में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो इनमें से हिमाचल प्रदेश की अधिक है। देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का 68 सदस्य हैं, अरुणाचल प्रदेश में 60 हैं, मणिपुर में 60 हैं, मेघालय में 60 हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 68 हैं। ध्यान रखेंगे तो उसी ज़्यादा हो जाएगा। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो इनमें से ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्योंकि कोई एक ही स्थान पे आते हैं इन, तो इसलिए इनमें से ई हो जाएगा। ठीक है, ई। ध्यान रखेंगे। वरीयता क्रम देखिए कैसे होता है। वरीयता क्रम में शीर्ष स्थान पर राष्ट्रपति हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता क्रम इस प्रकार है। पहले राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद आते हैं उप प्रधानमंत्री, उसके बाद आते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्यों में, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद के विपक्ष का नेता। उसके बाद भारत रत्न सम्मान के धारक, उसके बाद राजदूत, उसके बाद उच्च न्यायालय न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार के संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? सरकार के संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है? नहीं, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। ए, बी क्या है? तो विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। सी, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है। सी और डी, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो इनमें से ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के कई रूप होते हैं, जिनमें प्रमुख है संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें
जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति बहुमत तक रहता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्र व राज्यों के मध्य संवैधानिक रूप में होती है तथा भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप से लोकतांत्रिक गणतंत्र है। वहीं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो इनमें से है ग्राम पंचायत का पंचायती राज व्यवस्था के तहत गठन हुआ है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो वो था ग्राम पंचायत। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो वो है पटवारी। ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो पटवारी जो है भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? तो इनमें से बड़े देशों के लिए आदर्श होना नहीं, ऐसा नहीं। त्वरित निर्णय केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए, लचीलापन, कानून की एकरूपता, ये सब तो सही है, लेकिन बड़े देशों के लिए आदर्श थोड़ी न प्रस्तुत करेंगे। निम्नलिखित पिछलग्गू थोड़ी ना है। ठीक है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? तो बड़े देशों के लिए आदर्श, ये सही नहीं है। तो सी आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो इनमें से ई आंसर हो जाएगा। ई आंसर होगा। ठीक है, ई आंसर होगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, ये भी सही है। जीवन स्तर को बेहतर बनाना, ये भी सही है। राजनीतिक प्रशिक्षण, ये भी सही है। योजना बनाने में गांव की सहायता करना, ये सब सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य हो सकते हैं, होते हैं। तो ये ई आंसर हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ध्यान देंगे। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह से अलग अलग स्टेट जैसे बीपीएससी या फिर यूपी पीसीएस, इन सब का जो पेपर वाइज है ईयरली कम से कम 15-15 साल का करवा दिया जाएगा, ताकि अलग से सारे सब्जेक्ट का एक साथ रिवीजन होता चले। और सेक्शन वाइज भी करते चलेंगे, जैसे हिस्ट्री का किया हुआ है, ज्योग्राफी का चल रहा है, और भी सब्जेक्ट का धीरे धीरे आता रहेगा। और फुल लेंथ पेपर इसलिए करेंगे ताकि आप जब बीपीएससी या फिर यूपी पीसीएस का इन सब का कर रहे हैं, और या फिर सारे सब्जेक्ट का एक साथ रिवीजन चलता रहे। अगर 3000 साढ़े 3000 क्वेश्चन इससे अगर 2 स्टेट पीसीएस लेकर के करेंगे तो फिर और भी स्टेट का इनसे, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं एक स्टेट का दूसरे स्टेट में, या फिर निचले जो भी पेपर होते हैं, जैसे स्टेट में जो कोई भी, जैसे टीचर्स का एग्ज़ाम या फिर रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, इन सब में पूछे जाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।